सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू कौशलम। बेसिक अकाउंटिंग में आज हम पढ़ने जा रहे हैं अकाउंटिंग साइकिल की आखिरी स्टेप। जी हाँ, आज हम पढ़ेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब है अंतिम खाते। अब जैसे इसका नाम ही है फाइनेंशियल या फाइनल अकाउंट्स या अंतिम खाते, तो मतलब हम अंतिम चरण में हैं, हम फाइनल स्टेज में हैं। फाइनल स्टेज हम उस चीज को कहेंगे जहां सर अब तक हम जो कर रहे थे उसका परिणाम क्या है, उसका रिजल्ट क्या है, अब ये जानने की हमारे पास अब वो समय आ गया। देखिए हमने क्या किया है अब तक हम लोगों ने जो पढ़ा है उसमें हमने पढ़ा कि सबसे पहले हम लोग जर्नल में रिकॉर्डिंग करते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शन की, रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस। ये हमने जर्नल में किया। ये हमारी पहली स्टेज थी, अकाउंटिंग साइकिल की, अकाउंटिंग प्रोसेस की पहली स्टेज थी। और आज के समय में हमने पहले बात करी कि अकाउंटेंट्स के लिए अकाउंटिंग करना बहुत सिंपल काम हो गया, क्योंकि हम यूज कर रहे हैं अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। और सॉफ्टवेयर में हमें इनपुट में ये जर्नल एंट्री डालनी है। बाकी सारा काम, इवन जो हम पढ़ने जा रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये खुद सॉफ्टवेयर बनाएगा, हमें नहीं बनाना मैनुअली। बट क्या सॉफ्टवेयर सही बना रहा है? क्या हमारे रिजल्ट सही आ रहे हैं? क्या हम उन रिजल्ट्स को कैसे देखेंगे, इंटरप्रिटेशन कैसे निकालेंगे, उसके लिए हमें ये चैप्टर, ये टॉपिक पढ़ना जरूरी है। ठीक है, ये नहीं है कि हम लोग जो है हमारा काम एक सॉफ्टवेयर कर रहा है तो हम फ्री हो गए, हमको सीखना ही नहीं है। ये नहीं, हमें एक अच्छा अकाउंटेंट बनना है तो हमारा सॉफ्टवेयर जो जो कर रहा है उसकी डीपली नॉलेज हमें होनी चाहिए। ठीक है, ऑटोमेशन हो रहा है काम का, बट मैनुअली क्या होता है ये भी हमें पता होना चाहिए, क्योंकि सॉफ्टवेयर उसी चीज को फॉलो कर रहा है। क्लियर है? तो हमने जर्नल पढ़ा जिसमें हमने बिजनेस की रिकॉर्डिंग, ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग सीखी थी डेबिट क्रेडिट में। इसके बाद हमने सेकेंड स्टेज पढ़ी जो है लेजर, जिसमें हम कर रहे थे क्या? क्लासिफिकेशन, बिजनेस ट्रांजैक्शंस का क्लासिफिकेशन। इसके बाद हमने पढ़ा ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस में हम क्या कर रहे थे? ट्रायल बैलेंस में हम लोग एक समरी तैयार कर रहे थे, किसकी? जो अकाउंट हमने खोले लेजर में उनके बैलेंसेस की। अब इस ट्रायल बैलेंस की हेल्प से चौथी स्टेज जो हमारी है वो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जिसे हम कहते हैं फाइनल अकाउंट्स, अंतिम खाते। कि भाई अब जो बनने वाला है वो अंतिम खाते हैं। इसके बाद अकाउंटिंग की जो बेसिक साइकिल है वो खत्म हो जाती है, क्योंकि यहां से, ये क्यों बना रहे हैं हम, यहां से अब हम रिजल्ट्स की बात करेंगे, हम यहां से इंटरप्रिटेशन निकालेंगे कि जो हमने साल भर बिजनेस में किया, क्या हम प्रॉफिट में हैं, क्या हम लॉस में हैं, और क्या हमारी फाइनेंशियल पोजीशन है, इसका पता अब हमको यहां से लगेगा। ठीक है, लेकिन मैंने आपको बता दिया इसके फॉर्मेट्स क्या हैं, क्या बनता है, कैसे बनता है, क्या कैलकुलेट होता है, ये हम पढ़ेंगे। बट काम सॉफ्टवेयर अपने आप करेगा सारा, हमें कुछ नहीं करना, हमें तो सिर्फ यहीं पर सारा फोकस रखना है। ये सही हो गया, ये अपने आप सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी चौथी अकाउंटिंग साइकिल की चौथी स्टेज है, चौथी प्रोसेस है, फोर्थ स्टेज पर हम हैं और ये हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, हमने लिखा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब है एकल व्यापार, जहां एक ही सिंगल ओनर है और वो बिजनेस चला रहा है। उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनते हैं। फिर हम यहां बात कर रहे हैं पार्टनरशिप बिजनेस की। पार्टनरशिप बिजनेस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनते हैं। तो सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई खास फर्क होता नहीं है, सेम चीजें होती हैं। सिर्फ एक चीज है कि अगर वो अपने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए एक सेपरेट अकाउंट बनाना चाहते हो पार्टनरशिप में, तो पार्टनरशिप में एक सेपरेट अकाउंट बन जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बन जाएगा। अदरवाइज अगर हम इंटरप्रिटेशन या रिजल्ट्स की बात करें फाइनल अकाउंट्स के, तो सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप में कोई खास फर्क नहीं है। ओके,
तो अब हम लेते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या होता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तीन चीजें बनती हैं, मेनली तीन चीजें बनती हैं। पहली है ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। दूसरा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और तीसरी चीज जो हमें बनानी है वो है बैलेंस शीट। कैसे बनते हैं अभी हम बात करेंगे। देखिए, ट्रेडिंग अकाउंट क्यों बना रहे हैं हम? इसलिए बना रहे हैं कि जो ट्रेडिंग एक्टिविटीज हमने करी, ट्रेडिंग एक्टिविटीज क्या होती है? ट्रेडिंग एक्टिविटी का मतलब होता है खरीदना बेचना। अगर हम कोई बात करें गुड्स की, अगर हम लोग व्यापार कर रहे हैं, व्यापार में हम खरीद रहे हैं बेच रहे हैं, हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि जो मैं गुड्स खरीद और बेच रहा हूं उससे मुझे क्या लाभ हो रहा है, क्या प्रॉफिट हो रहा है, क्या लॉस हो रहा है। इस चीज के पर्पस के लिए हम कौन सा अकाउंट बना रहे हैं? ट्रेडिंग अकाउंट। इसका इतना सा लॉजिक है। तो यहां से जो रिजल्ट निकलेगा वो रिजल्ट आपके बिजनेस का फाइनल रिजल्ट नहीं है, ये फाइनल रिजल्ट नहीं है। क्योंकि रिजल्ट क्यों नहीं है फाइनल? क्योंकि यहां सिर्फ और सिर्फ हम ट्रेडिंग एक्टिविटी का प्रॉफिट जान पाएंगे। सर एक एग्जांपल समझाओ, ये ट्रेडिंग एक्टिविटी का प्रॉफिट जानने की कैसे, और इसमें होता क्या है ये ट्रेडिंग एक्टिविटी का प्रॉफिट? जैसे एग्जांपल के तौर पर, अगर कोई चीज हमने 100 रुपीज में खरीदी, 100 रुपए में परचेस करी, और इसको परचेस करके हम लाए, 10 रुपए मेरे खर्च भी हो गए, तो मैं कहूंगा कि सर ये चीज मेरे को 110 रुपए की पड़ी, ये मेरी लागत है, ये मेरी कॉस्ट है, ठीक है। अब मैंने इस चीज को बेच दिया, सोल्ड आउट, ठीक है, इसको हमने बेच दिया, इसको हमने बेचा 125 रुपए में। अब इस 125 में इसको बेचा, 100 रुपए की कॉस्ट थी, तो हमारा प्रॉफिट क्या है? हमारा प्रॉफिट है 125 रुपए में बेचा माइनस हमको 110 का पड़ा था, तो हमें इसको बेचने पर 15 रुपए का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। कितने का प्रॉफिट हुआ? 15 रुपए का प्रॉफिट हुआ। इस प्रॉफिट को मैं क्या कहूंगा? ये मेरा ट्रेडिंग प्रॉफिट है। तो फिर सर इसको फाइनल प्रॉफिट क्यों नहीं कह रही? तो फाइनल हो गया ना, प्रॉफिट पे 15 रुपए प्रॉफिट हुआ है। इसको मैं अपना फाइनल प्रॉफिट इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि इसमें से अभी मैंने वो खर्चे नहीं लिए जो मेरे बिजनेस में हो तो रहे हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं मेरी सीधी ट्रेडिंग एक्टिविटी से जुड़े हुए नहीं है, या फिर वो खर्चे, मेरे खर्चे जो परचेस करने से, गुड्स को बनाने से रेडी टू सेल करने तक के खर्चे नहीं हैं। सिर्फ वो खर्चे लिए मैंने यहां पर जो इस गुड्स को परचेस करने, मैन्युफैक्चर करने, तैयार करने तक के खर्चे हैं। कि पर सर अब मैं इस गुड्स को 110 रुपए का गुड्स मुझे पड़ गया, क्योंकि इससे पहले तो मैं गुड्स को बेच ही नहीं सकता था, इस गुड्स को अब मैं 110 में बेच सकता हूं, ये बिल्कुल रेडी टू सेल है। अब मैं इसको 125 में बेच रहा हूं तो 15 का मुझे प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन सोचिए, इसको बेचने के लिए मैंने एडवर्टाइजमेंट भी कराया होगा, इसको बेचने के लिए मेरा ऑफिस होगा जहां मेरे पास 10 इंप्लॉय काम कर रहे हैं, अकाउंटेंट भी होगा, मेरे यहां पर चार्टेड अकाउंटेंट भी होगा, मेरे यहां लाइट का बिल भी आ रहा है, मेरे यहां स्टेशनरी भी काम में ली जा रही है, लेकिन ये खर्चे तो मैंने यहां लिए ही नहीं, इस प्रॉफिट में से घटाए ही नहीं। तो सोचिए, क्या ये प्रॉफिट हमारा फाइनल प्रॉफिट होगा? नहीं। इसलिए इस प्रॉफिट को हम कहते हैं ग्रॉस प्रॉफिट, और जो फाइनल प्रॉफिट होता है वो हम इस अकाउंट से निकालेंगे जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और यहां से निकलेगा नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। क्योंकि जब मैं इस खाते की बात करूंगा तो यहां मैं वो खर्चे भी ले लूंगा, वो खर्चे भी ले लूंगा जो मैंने ओवरऑल अपने बिजनेस में किए हैं। वो मेरी ट्रेडिंग एक्टिविटी से जुड़े हुए ना हो तो भी मैंने किए हैं, तो मेरे फाइनल प्रॉफिट की कैलकुलेशन में वो खर्चे और घट जाएंगे, तब जाके मेरा फाइनल प्रॉफिट आएगा।
तो सर यही निकाल देते ना, जरूरत क्या है। तो देखो, ट्रेडिंग अकाउंट बनाना इज नॉट अ कंपल्शन कि बनाना ही पड़ेगा, इट इज अ नीड, यह आवश्यकता है। अगर आपसे इनकम टैक्स पूछ रहा है कि बताओ तुम्हारा प्रॉफिट कितना है, तो आपको अपने फाइनल प्रॉफिट से मतलब है, ट्रेडिंग प्रॉफिट से मतलब नहीं है। आपसे गवर्नमेंट पूछ रही है कि आप कितना प्रॉफिट कमा लेते हो, तो आपको मतलब अपने फाइनल प्रॉफिट से है, ट्रेडिंग प्रॉफिट से या ग्रॉस प्रॉफिट से नहीं है। तो फिर सर निकाला क्यों, क्यों बना रहे हो अकाउंट? ये हमारी नीड है। जो बिजनेस का ओनर है, जो अपनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, वो ये जानना चाह रही है कि जो मैं केवल ट्रेडिंग एक्टिविटी करता हूं ना, उस पर मुझे क्या प्रॉफिट लॉस हो रहा है। इस चीज के लिए मुझे जरूरत है एक सेपरेट अकाउंट बनाने की, जिसका नाम है ट्रेडिंग अकाउंट। इसलिए इसका नाम ट्रेडिंग रखा गया है कि ट्रेड से रिलेटेड रिजल्ट हम जानना चाह रहे हैं, तो उसके लिए जो हम अकाउंट बना रहे हैं वो अकाउंट है ट्रेडिंग अकाउंट। हमने यहां लिखा है दिस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड टू डिटरमाइन द ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। अब आपको ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस का मतलब समझ में आ गया होगा। एक तो होता है नेट प्रॉफिट, एक होता है ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट जो होता है वो सिंपली डिफरेंस होता है किस चीज का, वो डिफरेंस होता है आपके सेल, मतलब जो आपने बेचा उसमें से आपकी खुद की जो कॉस्ट है, किसकी कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। जो गुड्स आपने बेचा, जितने में बेचा और जितने की आपको लागत पड़ी उस गुड्स की, उसका डिफरेंस है ये ग्रॉस प्रॉफिट। और ये निकालेंगे हम कौन से अकाउंट से, ट्रेडिंग अकाउंट से। लेकिन इसमें हमने बाकी सारे खर्चे नहीं लिए, हमने सिर्फ वही खर्चे लिए जो इस माल को बनाने, तैयार करने, रेडी टू सेल करने तक के खर्चे हुए हैं। ठीक है, इसलिए ट्रेडिंग अकाउंट में हम सारे खर्चे लेते ही नहीं है। ट्रेडिंग अकाउंट में सिर्फ हम वही खर्चे लेंगे जो कि गुड्स को परचेज करने, बनाने, रेडी टू सेल करने तक के खर्चे हैं। इसलिए इन खर्चों को यहां जो कॉस्ट में खर्चे जुड़ेंगे, इन खर्चों को मैं कहता हूं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। कौन से खर्चे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, प्रत्यक्ष खर्चे जो प्रत्यक्ष रूप से दिख रहे हैं। जैसे आज मैं इस पेन से अगर पढ़ा रहा हूं, तो इस पेन में मुझे दिख रहा है प्रत्यक्ष रूप से कि इसमें जो मटेरियल लगा है, इसमें दिख रहा है मेरे को, इसमें जो लेबर लगी होगी दिख रही है मेरे को। लेकिन इसके पीछे इसको बनाने वाली कंपनी ने और कितने खर्चे किए, ये मुझे इस पेन से नहीं दिख रहे ना। इसलिए इस खर्चे को हम कहेंगे इनडायरेक्ट। और जो दिख रहा है प्रत्यक्ष है, सर इसके बिना तो आप बेच ही नहीं सकते क्योंकि माल ही तैयार नहीं होगा, वो है इनडायरेक्ट, वो है डायरेक्ट। और जो दिख नहीं रहा लेकिन फिर भी लगेगा, सर इसके पीछे कितने इंप्लॉइज ने काम किया होगा, कितने लोगों ने मार्केट रिसर्च की होगी, एडवर्टाइजमेंट किया होगा, कितनी मशीनें लगी होंगी, कितनी टेक्नोलॉजी लगी होगी, कितना सर्वे किया गया होगा। ये सब खर्चे इसमें दिख नहीं रहे मेरे को, तो ये खर्चे डायरेक्ट नहीं हुए, क्या हो गए, ये खर्चे इनडायरेक्ट हो गए। इसलिए ट्रेडिंग अकाउंट बनाने की यहां जरूरत है, ताकि हम ये जान सकें कि ट्रेडिंग एक्टिविटी से हमें कितना प्रॉफिट हुआ। ठीक है, टैक्स हमें इस प्रॉफिट पे नहीं देना। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ ओनर की खुद की नॉलेज के लिए एक प्रॉफिट निकाल रहे हैं हम, जिसे हम कह रहे हैं ट्रेडिंग प्रॉफिट। आप टैली में काम करो या किसी भी सॉफ्टवेयर में काम करो, तो वो भी आपको एक ट्रेडिंग प्रॉफिट निकाल के दिखाएगा कि भैया आपका ट्रेडिंग प्रॉफिट यह है और नेट प्रॉफिट, फाइनल प्रॉफिट यह है। तो आप दो प्रॉफिट में कंफ्यूज हो जाओगे कि सर ये दो प्रॉफिट कैसे निकाल रहा है। तो भैया दोनों प्रॉफिट में सिर्फ फर्क इतना है कि जब हम ग्रॉस प्रॉफिट निकाल रहे हैं, हमने वहां सिर्फ डायरेक्ट खर्चे घटाए हैं। हमने नेट प्रॉफिट निकालने के लिए जो इनडायरेक्ट खर्चे थे वो अभी तक नहीं घटाए। लेकिन जब हम नेट प्रॉफिट निकालेंगे तब हमारे सारे खर्चे, चाहे वो डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट हो, सब घट जाएंगे और फाइनल प्रॉफिट निकल के सामने आएगा। ठीक है, चलिए, तो हमने कहा तीन चीजें बनती है। पहला अकाउंट है ट्रेडिंग अकाउंट। क्यों बनाते हैं मैंने आपको बता दिया, ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस निकालने के लिए बनाते हैं। और ये ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस है क्या, जो रिजल्ट है हमारी ट्रेडिंग एक्टिविटी का। ठीक है, ट्रेडिंग एक्टिविटी क्या है, ट्रेडिंग एक्टिविटी है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स या फिर सर्विसेज। या तो आप गुड्स बेच रहे हो या आप सर्विस बेच रहे हो ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड। ओके, चलिए, अब ये ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनता है,
और इसमें जो डायरेक्ट खर्चों की हमने बात करी वो क्या होते हैं, इसको समझ लेते हैं। हमने बात करी भाई डायरेक्ट खर्चे क्या है। डायरेक्ट, जैसा कि वर्ड बता रहा है, वो खर्चे हैं जो कि कंप्लीटली रिलेटेड हैं और असाइंड हैं टू द कोर बिजनेस ऑपरेशंस। कोर बिजनेस ऑपरेशन मतलब जो चीज, जो सर्विस, जो गुड्स आप बना रहे हो, ये सीधा सीधा उससे जुड़े हुए खर्चे हैं। उनके बिना तो वो चीज बन ही नहीं सकती, बिक नहीं सकती। मैं नहीं कह रहा, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट भी करना पड़ रहा है बेचने के लिए तो, लेकिन वो डायरेक्ट खर्चा नहीं है। मैं कह रहा हूं वो चीज रेडी टू सेल ही नहीं होगी इन खर्चों के बिना। इसलिए इसको कह रहे हैं कंप्लीटली रिलेटेड एंड असाइन टू द कोर बिजनेस ऑपरेशंस। कोर बिजनेस मतलब जिस चीज को करने के लिए आपने बिजनेस किया है। दे आर मेनली रिलेटेड टू परचेजेज, जैसे मैंने आपको बताया ये परचेज से जुड़े हुए खर्चे हैं। एंड प्रोडक्शन, जो गुड्स हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, यहां तो भाई हम क्या कर रहे हैं, यहां तो हम बना रहे हैं, खुद मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, कच्चा माल लाके पक्का बना रहे हैं, या फिर हम खुद रेडीमेड खरीद रहे हैं। तो इस बीच में जो भी खर्चे होंगे, कच्चे को पक्का बनाने में भी जो खर्चे होंगे वो डायरेक्ट है। गुड्स और सर्विसेज, डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर पार्ट ऑफ प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट क्या होती है? प्राइम कॉस्ट होती है किसी भी चीज को बनाने में लगने वाले मेन सभी खर्चे, जिसमें उसके बिना वो चीज बन नहीं सकती। प्राइम कॉस्ट में हम लेते हैं मटेरियल, कच्चा माल, हम लेते हैं लेबर, श्रम, जो मजदूर उसको बनाने में लगे हैं फैक्ट्री में, और हम वहां लेते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस, जिनके बिना वो चीज नहीं बनेगी। तो अगर वो खर्चा डायरेक्ट है तो आपकी प्राइम कॉस्ट का पार्ट है, आपकी मेन कॉस्ट का पार्ट है, या आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या सर्विस का पार्ट है, और वो खर्चा आपको लेना है अपना ट्रेडिंग प्रॉफिट निकालने के लिए। अब हमने इसलिए यहां लिखा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकलती है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने का एक तरीका, एक फॉर्मूला है, यह मैं आपको बता देता हूं। यह फॉर्मूला हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने का, कि बिगिनिंग इन्वेंट्री मतलब ओपनिंग स्टॉक जो साल के शुरुआत में हमारे पास था, प्लस परचेज मतलब कितना हमने खरीदा, प्लस हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो हमारे उस गुड्स को खरीदने में लगे या बनाने में लगे, माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। अब ये फॉर्मूला आपको समझ में नहीं आया तो इसका एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। देखिए, एग्जांपल के तौर पर मेरे पास 1 लाख रुपए का माल पहले से ही पड़ा था साल की शुरुआत में, ओपनिंग स्टॉक बोलेंगे इसको हम। इसके बाद मैंने 10 लाख रुपए का माल और खरीद लिया, ये मैंने परचेज कर लिया, ठीक है। अब मेरे पास माल कितने का हो गया? ये माल हो गया 11 लाख रुपए का। हां, खरीदने में मेरे कुछ खर्चे भी लगे, जिनको मैं बोल रहा हूं डायरेक्ट एक्सपेंस। सर एग्जाम्पल बताओ कौन से डायरेक्ट एक्सपेंस है ये? जैसे अगर मैं कच्चे माल को पक्का बनवा रहा हूं तो मुझे लेबर देनी पड़ रही है, वेजेस देनी पड़ रही है, मजदूरी देनी पड़ रही है, मेरा डायरेक्ट एक्सपेंस है। अगर मैं फैक्ट्री में माल बना रहा हूं तो फैक्ट्री का किराया मुझे देना पड़ रहा है, मेरा डायरेक्ट एक्सपेंस है। अगर मैं कच्चा माल ला रहा हूं तो ये मेरा डायरेक्ट एक्सपेंस है, क्योंकि इसके बिना तो माल बनेगा ही नहीं। अगर मैं बाहर से माल मंगा रहा हूं, विदेशों से माल मंगा रहा हूं, इंपोर्ट कर रहा हूं, तो इंपोर्ट ड्यूटी या इंपोर्ट टैक्स, कस्टम टैक्स दिए बिना वो चीज मुझे मिलेगी नहीं, क्योंकि ये भी मेरा डायरेक्ट एक्सपेंस है, उसके बिना तो गुड्स आएगा नहीं अपने इंडिया में, तो ये भी डायरेक्ट का पार्ट हो गया। फैक्ट्री में जो भी फ्यूल पावर यूज हो रही है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी है, फ्यूल मतलब पेट्रोल डीजल है, इस चीज को बनाने में कहीं खर्च हो रहा है, तो वो भी डायरेक्ट एक्सपेंस का पार्ट है। और कैरेज मतलब भाड़ा, अगर आप माल लेकर आ रहे हो, खरीद के आ रहे हो, चाहे बाहर से मंगा रहे हो, आपको माल का किराया भाड़ा देना पड़ेगा, उसको हम कैरेज बोलते हैं। और कैरेज इनवर्ड का मतलब है कि गुड्स आने पर, खरीदने पर जो खर्चा हुआ उसको हम इनवर्ड बोल रहे हैं। अब ये जो खर्चे हैं सब डायरेक्ट हैं, और भी बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं, आप इतना समझ लीजिए डायरेक्ट खर्चे हो गए। अब ना हमारे पास कुल मिलाकर जो माल है उसकी लागत 11,50,000 रुपए की माल की लागत है। टोटल कॉस्ट जो माल की मेरे पास है, ठीक है, ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल,
अवेलेबल फॉर सेल का मतलब जो माल बिकने के लिए मेरे पास पड़ा है उस माल की कुल लागत 1150 है। बताओ ये माल मेरे बिकने के लिए पड़ा है भाई, 1 लाख का तो मेरे पास साल की शुरुआत में पड़ा था, 10 लाख का माल मैंने और खरीद लिया, 11 लाख का मेरे पास माल हो गया तैयार। अब उसमें कुछ खर्चे भी हुए 50,000 के। अब मेरे पास मैं बोल सकता हूं कि 11.5 लाख रुपए की माल का जो माल है, 11.5 लाख रुपए की लागत का माल वो तैयार है बिकने के लिए। अब जरूरत हो ना सारा बिक जाए, मान लीजिए इसमें से 2 लाख रुपए का माल नहीं बिका। अगर 2 लाख रुपए का माल नहीं बिका तो ये इसको क्या बोलूंगा मैं, इसको बोलूंगा मैं क्लोजिंग स्टॉक, कि ये माल नहीं बिका, ये क्लोजिंग स्टॉक है। तो बताओ आपके पास कितने रुपए का माल था या है जो बिक गया, चला गया, वो है 9.5 लाख रुपए का माल। ये 9.5 लाख रुपए क्या है, ये 9.5 लाख रुपए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, कि सर ये तो वो माल है जो हमने बेच दिया, जो माल हमने बेच दिया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो हमने देखो यहां पर यही तरीका अपनाया, कितने रुपए का माल था पहले से, कितने का हमने और खरीदा, या नेट का मतलब है अगर कुछ रिटर्न हो गई, परचेज रिटर्न, तो वो परचेज में से हमने माइनस कर दी क्योंकि वो माल तो हमारे पास है ही नहीं बेचने के लिए, लौटा दिया हमने वापस खरीद कर। ठीक है, डायरेक्ट एक्सपेंस कितने खर्चे लगे उसको खरीदने में, बनाने में, तैयार करने में, और इतने रुपए का माल हमारे पास अवेलेबल होता है। यहां तक हमने जोड़ लिया, इतने रुपए का माल, इतने रुपए की लागत का माल तैयार है बेचने के लिए। अब माइनस कर दो जो बिका नहीं, तो उसका मतलब जो आएगा क्या, जो बिक गया। अब मैंने अगर इस 9.5 लाख रुपए के माल को, मेरी माल की जो लागत आई है वो 9.5 लाख रुपए है, और इस माल को अगर मैं सेल आउट करता हूं, बेच देता हूं, सपोज 12 लाख रुपए में, 9.5 लाख के माल को मैंने बेच दिया 12 लाख रुपए में, तो मुझे बताओ मैंने क्या कमाया, मैंने प्रॉफिट कमाया। कितने रुपए का प्रॉफिट कमाया, मैंने 2.5 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाया। इस 2.5 लाख के प्रॉफिट को ही मैं ग्रॉस प्रॉफिट कह रहा हूं। मेरे ख्याल से आपको इस एग्जांपल समझ में आ गया होगा डायरेक्ट एक्सपेंस का क्या रूल है। अब मैं आपको बता दूं एक बात और, डायरेक्ट एक्सपेंस का ये रूल भी है, जब हम टैली में पढ़ेंगे इस चीज को। टैली में क्या होता है, टैली में आपको लेजर बनानी पड़ती है पहले। लेजर का मतलब आपको अकाउंट बनाने पड़ते हैं। कोई भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर आप यूज करोगे तो पहले आपको उसके खाते बनाने पड़ेंगे। जैसे मेरे को कैरिज की एंट्री डालनी है, मुझे कैरिज खर्चा डेबिट करना है, बड़ा लग गया मेरा, तो मुझे पहले कैरिज की एक लेजर बनानी पड़ेगी। अब उस लेजर को जब मैं बनाऊंगा तो मेरे से टैली या कोई दूसरा सॉफ्टवेयर पूछेगा कि बताओ ये जो खर्चा आप, ये क्या है, ये कैरिज इनवर्ड क्या है, असेट है, लायबिलिटी है, इनकम है, एक्सपेंस है, क्या है, 5 चीजें ही, उसके अलावा कुछ भी नहीं हमने सीखी है। हमें बताइए खर्चा है। अब खर्चे में भी वो आपसे पूछेगा कौन सा खर्चा है, डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट। क्यों पूछ रहा है वो आपसे, वो इसलिए पूछ रहा है क्योंकि उसको पता है अगर ये खर्चा डायरेक्ट में डालना है तो ये ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रेडिंग प्रॉफिट निकालने के लिए लिया जाएगा, और अगर ये खर्चा डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट में डाल दिया आपने तो ये खर्चा आपकी जो माल की लागत है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, उसमें जुड़ेगा ही नहीं, और आपके ट्रेडिंग प्रॉफिट में खर्चा आएगा ही नहीं। इसलिए अगर आपका इनपुट गलत होगा तो आउटपुट भी गलत आएगा। तो अकाउंटेंट के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि जब वो किसी खर्चे का लेजर बना रहा है टैली में, तो उसका जो लेजर ग्रुप है, ऐसे ग्रुप बने हुए वहां पर कि भैया ये लेजर का ग्रुप क्या है, भाई सॉफ्टवेयर काम कर रहा है, सॉफ्टवेयर का लॉजिक समझिए आप। सॉफ्टवेयर को इतना पता है कि मुझे डायरेक्ट एक्सपेंस जो है ना वो ट्रेडिंग में डालने हैं, टैली को पता है मुझे डायरेक्ट एक्सपेंस ट्रेडिंग में डालने हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में बनाना है, मेरे को डालना है। अब उसको तो ना पता है डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होते हैं। आप तो जो जो चीजें डायरेक्ट एक्सपेंस में क्लासिफाई करते जाओगे, भैया ये खर्चा डायरेक्ट है, वो ऑटोमेटिकली उसको कहां डालता जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में डालता जाएगा, कि ट्रेडिंग अकाउंट के प्रॉफिट लॉस निकालने में इस खर्चे को अपन कंसीडर करेंगे। आगे बात समझ में नहीं, इसलिए भी आपके लिए डायरेक्ट एक्सपेंस को जानना इंपॉर्टेंट है कि डायरेक्ट क्या होते हैं और इनडायरेक्ट क्या होते हैं। डायरेक्ट समझ जाओ, जो डायरेक्ट है डायरेक्ट, बाकी जो बचे वो सब क्या है, इनडायरेक्ट। ठीक, सो आई होप आपको डायरेक्ट एक्सपेंस समझ में आ गया होगा क्या होते हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे। लगे हाथों हम डायरेक्ट तो पढ़ ही लिया, तो इनडायरेक्ट भी पढ़ ही लेते हैं। इनडायरेक्ट खर्चे क्या हुए फिर। अब आप समझो
सिंपल सी परिभाषा है, जो खर्चा डायरेक्ट नहीं वो इनडायरेक्ट है। नहीं सर, इसको अपन थोड़ा डिटेल में समझते हैं, ठीक है। इनडायरेक्ट एक्सपेंस आर नॉट डायरेक्टली रिलेटेड एंड असाइंड टू द कोर बिजनेस ऑपरेशन। मतलब जो आपका बिजनेस का मेन ऑपरेशन है, ये उससे जुड़ा हुआ खर्चा नहीं है। तो किससे जुड़ा हुआ है? इसका मतलब है जुड़ा हुआ तो बिजनेस से ही है, लेकिन जो आपकी कोर एक्टिविटी है, जो आप खरीद बेच रहे हो, ये उससे जुड़ा हुआ खर्चा नहीं है। ये गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग, गुड्स के परचेज या उसको रेडी टू सेल करने तक के जो खर्चे हैं, ये वो खर्चे नहीं है, क्योंकि गुड्स इन खर्चों के बिना भी तैयार हो जाएगा। अगर मैं विज्ञापन एडवर्टाइजमेंट पे खर्चा ना करूं तो भी गुड्स तैयार हो जाएगा। अगर मैं स्टेशनरी पे खर्चा ना करूं तो भी गुड्स तैयार हो जाएगा। अगर मैं ऑफिस का रेंट ना दूं, फैक्ट्री का तो देना पड़ेगा मेरे को, क्योंकि वहीं माल तैयार होगा, लेकिन ऑफिस अलग चीज है, फैक्ट्री अलग चीज है। ऑफिस का खर्चा ऑफिस का खर्चा इनडायरेक्ट है, डायरेक्ट नहीं है, क्योंकि ऑफिस में जहां कॉर्पोरेट ऑफिस चल रहा है, जहां पे मीटिंग्स होती हैं, जहां डिसीजंस मेकिंग होती हैं, जहां क्लरिकल वर्क होता है, मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती, उसका किराया, उसका लाइट का बिल, ये सब डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट है। क्योंकि ये सब सपोर्टिव खर्चे हैं, जो कि आपके फाइनल गुड्स को बनाने, तैयार करने, बेचने और बेचने के बाद जो कस्टमर सर्विसेज हैं, वहां तक के सारे खर्चे वो सब डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो जाते हैं। आई बात समझ नहीं? तो ये सारे खर्चे जो डायरेक्ट नहीं है, जो गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग परचेज से रिलेटेड नहीं है, वो सब क्या हो जाते हैं? वो सब खर्चे। अच्छा, यहां मैं बार बार जो गुड्स की बात कर रहा हूं, ये केवल मैं बात गुड्स की नहीं कर रहा हूं, यहां मैं बात सर्विसेज की भी कर रहा हूं। तो ये मेरा गुड्स का कहने का मतलब सर्विसेज भी है, क्योंकि हर कंपनी गुड्स नहीं बेच रही है, कुछ कंपनी सर्विसेज भी बेच रही है। जैसे हम लोग सर्विस बेच रहे हैं, ठीक है, तो हम जो सर्विस दे रहे हैं, उसके लिए हम जो भी चीजें बना रहे हैं, बनाने में जो खर्चा लगा वो डायरेक्ट है। इसके बाद बनाने के बाद बेचने में जो खर्चे लग रहे हैं, वो सब इनडायरेक्ट है। ठीक है, आगे देखिए। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आर नेसेसरी, क्योंकि करना तो पड़ेगा ही खर्चा भी, टू कीप द बिजनेस अप एंड रनिंग, कि बिजनेस को चलाने के लिए जो खर्चे करने पड़ रहे हैं तो करने पड़ेंगे भाई। किराया देना पड़ेगा, पेट्रोल का खर्चा लगेगा, रेंट देना पड़ेगा, टेलीफोन का खर्चा आएगा, स्टेशनरी खरीदनी पड़ेगी, इंप्लॉइज को सैलरी देनी पड़ेगी। ये सब खर्चा बिजनेस को चलाने के लिए होगा, लेकिन ये खर्चा डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है किससे? कॉस्ट ऑफ कोर रेवेन्यू जनरेटिंग प्रोडक्ट या सर्विसेज से। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि वो खर्चा कहीं ना कहीं आपके गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग से या गुड सर्विस की मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ा हुआ नहीं है। उसके बिना भी गुड्स तैयार हो सकता है, ठीक है। तो जिस चीज के बिना गुड्स तैयार हो सकता है वो डायरेक्ट नहीं है, या सर्विस तैयार हो सकती है वो डायरेक्ट नहीं है, वो इनडायरेक्ट है। इतना समझ लो आप शॉर्ट में। अब जो खर्चा इनडायरेक्ट है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बात करेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा, और इस खर्चे या इस अकाउंट से हम निकाल क्या रहे हैं? नेट प्रॉफिट। तो आप समझ जाओ, डायरेक्ट खर्चे घटाकर तो हम सिर्फ ग्रॉस प्रॉफिट जान पाए, अगर हमें फाइनल नेट प्रॉफिट जानना है तो हमें इनडायरेक्ट खर्चे भी घटाने होंगे, तब जाकर हमारे बिजनेस का शुद्ध लाभ, नेट प्रॉफिट का मतलब है शुद्ध फाइनल प्रॉफिट हमारे सामने आएगा। एग्जाम्पल के तौर पे क्या हो सकते हैं इनडायरेक्ट खर्चे? जैसे ऑफिस के जितने भी खर्चे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट के जितने भी खर्चे हैं, सब इनडायरेक्ट है। जैसे सैलरी, रेंट, टेलीफोन बिल, प्रिंटिंग स्टेशनरी, ऑडिट फीस, डेप्रीशिएशन। अगर सर डेप्रीशिएशन फैक्ट्री में लग रहा है मशीन पर, तो वो फैक्ट्री का पार्ट हो गया खर्चे का, ठीक है। और अगर ऑफिस में जो असेट है उसमें लग रहा है तो ये ऑफिस का डेप्रीशिएशन, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस का पार्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। गुड्स को बेचना भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, उसके लिए एडवर्टाइजमेंट करना पड़ रहा है, कुछ सेलिंग मार्केटिंग के खर्चे करने पड़ रहे हैं, डिलीवरी चार्जेस देने पड़ रहे हैं, कुछ पैसा डूब भी जाता है, नहीं मिलता कस्टमर से, तो वो भी एक लॉस है, और ये सब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का या लॉसेस का पार्ट है। ठीक है, तो ये आपके सामने एक्सप्लेनेशन हो गया डायरेक्ट इनडायरेक्ट। टैली में फिर मैंने कहा, अगर आप लेजर बनाओगे, जैसे मान लो आपने सैलरी की लेजर बनाई, तो सैलरी की एंट्री डालने के लिए पहले सैलरी की लेजर बनेगी टैली में। लेजर बनेगी तो लेजर में वहां से पूछेगा कि इसका ग्रुप क्या है, क्या है, ये असेट है, लायबिलिटी है, इनकम है, एक्सपेंस है। भाई एक्सपेंस है, एक्सपेंस है तो कौन सा एक्सपेंस है, डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है? क्योंकि अगर आपने सिस्टम में
इसको डायरेक्ट डाल दिया तो ये सैलरी का खर्चा ट्रेडिंग अकाउंट में घट जाएगा। गलत इनपुट करोगे आउटपुट गलत आएगा। लेकिन अगर आपने खर्चा सही करके इनडायरेक्ट डाला तो ये खर्चा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा और वहां से ये नेट प्रॉफिट सही निकालेगा बिजनेस का। ठीक है, देखो कुल मिलाकर बात ये है, खर्चा चाहे डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट हो, प्रॉफिट निकालने के लिए घटेंगे तो सारी। सिर्फ मेरा ऑब्जेक्टिव था कि मैं ट्रेडिंग का प्रॉफिट अलग जानना चाहता हूं, इसलिए मैंने डायरेक्ट खर्चों को और इनडायरेक्ट खर्चों को अलग कर दिया। भाई खर्चा तो खर्चा है, एक्सपेंस तो एक्सपेंस है, बिजनेस में हुआ है तो आपके प्रॉफिट लॉस निकालने में वो एक्सपेंस डिडक्ट होगा। आगे बात करते हैं। अब आपके सामने फॉर्मेट है ट्रेडिंग अकाउंट का। ट्रेडिंग अकाउंट की बात करें तो ट्रेडिंग अकाउंट में हमारे पास फॉर्मेट कैसा है, डेबिट साइड में ये क्रेडिट साइड है, यहां हमारे पास है ओपनिंग स्टॉक। सबसे पहले जैसे मैंने अपना आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वाला फॉर्मूला बताया था ना, ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का लॉजिक है, आप देख लीजिए। डेबिट साइड में ओपनिंग स्टॉक, नेट परचेज, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, खर्चों में सारे डायरेक्ट एक्सपेंस आ जाएंगे। तो ये तो हो गई हमारे पास जो कॉस्ट गुड्स माल हमारे पास अवेलेबल है उसकी कुल लागत। अब इसमें से हमने घटाया था क्लोजिंग स्टॉक, तो हमने घटाने की जगह उसको क्रेडिट साइड में लिख दिया, ये हमारा क्लोजिंग स्टॉक आ गया। ठीक है, तो हमने डेबिट साइड में ये खर्चे लिखकर क्रेडिट साइड में क्लोजिंग स्टॉक घटा दिया, तो डिफरेंस क्या बचेगा, डिफरेंस बचेगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो बेचा माल उसकी लागत। बाय साइड में हमने ले लिया सीआर साइड में सेल्स, इतने रुपए की सेल हुई है। अब इसका डिफरेंस अपने आप क्या होगा, अगर सेल ज्यादा है कॉस्ट से तो डिफरेंस आएगा ग्रॉस प्रॉफिट, मतलब क्रेडिट साइड अगर ज्यादा है डेबिट साइड से तो डिफरेंस यहां डालना है बैलेंस में, बैलेंसिंग फिगर। और अगर डेबिट साइड ज्यादा है मतलब कॉस्ट ज्यादा थी गुड्स की, सेल कम हुई है, तो यहां पर जो डिफरेंस आएगा वो लिखेंगे हम ग्रॉस लॉस। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं इसकी ओरिजिनलिटी क्या है। हम शॉर्ट में यूं बोल सकते हैं कि सर हमने डेबिट में एक्सपेंसेस शो कर दिया और क्रेडिट में सेल के रेवेन्यू को, इनकम को शो कर दिया। इसके पीछे की जो सच्चाई है वो है क्लोजिंग एंट्री। एक्चुअली में क्लोजिंग एंट्री क्या होती है, खातों को बंद करने के लिए, ये सारे खाते क्योंकि अंतिम खाते बना रहे हैं हम, फाइनल अकाउंट बना रहे हैं, तो इस समय होता क्या है, जितने भी खाते, जितने भी खर्चे हैं, जितने भी इनकम हैं, इन सब के खाते बंद होते हैं क्योंकि सारे खाते रेवेन्यू नेचर के हैं। तो हमने क्या करना है, सारे खातों को बंद करना है। जैसे परचेज का खाता हमने साल भर डेबिट किया, डेबिट किया, डेबिट किया, डेबिट किया, अब आके एंड में हम उसको क्रेडिट करेंगे और ये खाता बंद हो जाएगा। बंद करना जरूरी क्यों है, अगर आपने खर्चे और इनकम के खाते जो इस साल से रिलेटेड खाते हैं, अकाउंट हैं, बंद नहीं किए तो ये खर्चे और ये इनकम अगले साल भी कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे, अगले साल, अगले फाइनेंशियल ईयर में चले जाएंगे। तो फिर आप मुझे बताओ, जब ये खर्चे इस साल के थे और अगले फाइनेंशियल ईयर में चले गए, तो क्या आप अगले फाइनेंशियल ईयर का सही प्रॉफिट लॉस जान पाएंगे? नहीं जान पाएंगे। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, खर्चों के खाते और इनकम के खाते बंद कर देते हैं। एक एंट्री में बताया था आपको एग्जाम्पल के तौर पर। देखिए, जैसे अगर मैं कहूं डायरेक्ट एक्सपेंस है, परचेज है, इन सब का, जैसे मैंने कहा परचेज है, इसका बैलेंस डेबिट होता है, डायरेक्ट एक्सपेंस है, एक्सपेंस का बैलेंस भी डेबिट होता है। ठीक है, फिर हमारे पास ओपनिंग स्टॉक है, इसका बैलेंस भी डेबिट होता है क्योंकि स्टॉक असेट है। अब इन सबके खाते मुझे बंद करने हैं, तो सबको हम डेबिट बैलेंस होता है, अब क्लोज करना है हमारे को, इसको क्लोज करना है सारे खातों को। तो क्लोज करने के लिए इसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट। तो एंट्री क्या बनेगी, क्लोज करके हम इसको कौन से अकाउंट में डाल रहे हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में। ट्रेडिंग अकाउंट डीआर टू परचेज टू डायरेक्ट एक्सपेंस टू, इसके बाद हमारे पास था ओपनिंग स्टॉक, हम पहले भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से ये सारे खाते बंद हो जाएंगे। अभी आपने देखा ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट में कुछ नहीं हो रहा है भैया, जहां अकाउंट है वहां पर लेजर पोस्टिंग होगी। जैसे यहां, अब यहां पर हम ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हैं, तो ट्रेडिंग अकाउंट की ये एंट्री है, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट हुआ, इसके डेबिट साइड में हमने ये सब अकाउंट की पोस्टिंग कर दी। ट्रेडिंग अकाउंट डीआर, डेबिट साइड में लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेज, टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इस तरीके से।
तो कोई इसमें रटने वाली बात नहीं है, लॉजिक है कि पहले ये सारे खाते डेबिट थे, अब साल के एंड में ये खाते ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर हो रहे हैं, क्योंकि वहां से हम ग्रॉस प्रॉफिट लॉस निकालेंगे। तो सारे खर्चे हमने उठा के, डेबिट बैलेंस था, क्लोज कर दिए, क्रेडिट कर दिए और एक अकाउंट में इकट्ठे कर लिए, जिसका अकाउंट हमने डेबिट कर दिया, जिसका नाम है ट्रेडिंग अकाउंट। इसी तरह सोचिए सेल के लिए क्या एंट्री होगी। सेल का बैलेंस है सीआर, सेल का बैलेंस है सीआर। अब इसको क्लोज करना है तो क्या करना पड़ेगा, डीआर। तो एंट्री होगी सेल्स का अकाउंट डीआर और टू ट्रेडिंग अकाउंट। अब ट्रेडिंग अकाउंट यहां पर एंट्री में क्या हुआ है, सीआर हम ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हैं, तो सीआर साइड में हम पोस्टिंग करेंगे बाय सेल्स। दिस इज द लॉजिक कि हमने ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट में खर्चे क्यों लिखे और क्रेडिट में इनकम क्यों लिखी। और एक एंट्री लास्ट में होती है क्लोजिंग स्टॉक की। क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री क्लोजिंग नहीं है, क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री तो हम कर रहे हैं ट्रेडिंग अकाउंट से। क्लोजिंग स्टॉक असेट है हमारी, आगे जाएगी, ये नॉमिनल नेचर नहीं है, असेट है हमारी, आगे जाएगी, इसलिए इसका अकाउंट बंद नहीं कर रहे, इसका अकाउंट तो खोल रहे हैं हम एंट्री करके। क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डीआर टू ट्रेडिंग अकाउंट, क्योंकि हमें ये गुड्स में से कॉस्ट जो है क्लोजिंग स्टॉक वाला माल हटाना, क्योंकि वो बिका ही नहीं। तो इसको हम रिवर्स साइड में एंट्री मारेंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक, ताकि इस गुड्स में से ये वाला स्टॉक हट जाए अपने आप और केवल वो स्टॉक बचे, वो गुड्स बचे, वो कॉस्ट बचे जो हमने बेचा है माल, और डिफरेंस हमारा प्रॉफिट लॉस निकल जाए। ठीक है। अब क्रेडिट साइड ज्यादा होगी, डेबिट कम, तो यहां लिखेंगे हम डिफरेंस को ग्रॉस प्रॉफिट, और अगर डेबिट साइड ज्यादा है, क्रेडिट कम, तो उसको लिखेंगे हम ग्रॉस लॉस। सो दिस इज द लॉजिक कि किस तरह से ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, क्या उसकी अकाउंटिंग एंट्री होती है। ठीक है, तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा इसके पीछे का लॉजिक क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला अकाउंट है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब इसके बारे में ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है हमारे को। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम लोग बात करते हैं नेट प्रॉफिट की। अगला अकाउंट और मेन अकाउंट बिजनेस का प्रॉफिट लॉस निकालने के लिए वो है ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड, और ये जस्ट अकाउंट बना रहे हैं आफ्टर ट्रेडिंग अकाउंट के बाद हम ये अकाउंट बना रहे हैं, टू डिटरमाइन द नेट प्रॉफिट अर्न और लॉस बाय द बिजनेस ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड। तो यहां से आप बिजनेस का नेट प्रॉफिट या नेट लॉस जान पाएंगे। ठीक है, और इस अकाउंट में हमने क्या करना है, सबसे पहले जो ग्रॉस प्रॉफिट निकला है ट्रेडिंग अकाउंट से वो ट्रांसफर करना है, और उसके बाद वो प्रॉफिट जब यहां ट्रांसफर हो जाएगा, इसमें से हमें वो खर्चे भी घटा लेने। कौन से खर्चे, जिनकी बात हम कर रहे थे, डायरेक्ट तो घट चुके हैं ट्रेडिंग अकाउंट में, इनडायरेक्ट खर्चे, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, लॉसेस, इसी तरह इनडायरेक्ट इनकम्स जुड़ जाएंगी, और ये सब जाके फाइनली हमारा प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट निकालेगा। अब ये अकाउंट कैसे बनता है ये देखिए आगे। ये देखिए फॉर्मेट है, ये क्रेडिट साइड है और ये डेबिट साइड है। डेबिट साइड में वही सारे खर्चे आ गए। ये सारे खर्चे कौन से खर्चे हैं, ये सारे इनडायरेक्ट खर्चे हैं। सबसे पहले हमने इस अकाउंट में क्या करा, इस अकाउंट में हमने ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर किया जो ट्रेडिंग अकाउंट से आया। इसके बाद हमने यहां सारी इनडायरेक्ट इनकम अगर हमारे को हो रही है, जैसे बैंक इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, ठीक है, कमीशन रिसीव्ड, या कोई और भी इनकम हो रही है, तो ये सब क्रेडिट साइड में आ जाएगी। लॉजिक आपके सामने मैंने बता दिया। इनकम का बैलेंस था सीआर, कर दिया हमने डीआर, और पी एंड एल अकाउंट कर दिया सीआर। क्लोजिंग एंट्री बनाई, जैसे सपोज करो मैं इंटरेस्ट की एंट्री बना के दिखाऊं आपको, तो इंटरेस्ट हमने क्या किया था, पहले किया था सीआर जब इनकम हुई थी, अब क्या करेंगे हम इसको डीआर, इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट डीआर टू पी एंड एल अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में पोस्टिंग हो जाएगी बाय इंटरेस्ट रिसीव। तो हम लोग कर क्या रहे हैं, वही खाते बंद कर रहे हैं। जैसे सैलरी है, हमने सैलरी को जब भी दिया खर्चा था डीआर किया, अब हम कर देंगे सीआर टू सैलरी, और डीआर कर देंगे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और यहां पोस्टिंग होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डीआर, डेबिट साइड में लिखेंगे हम जाके क्या, टू सैलरी। इसी तरह बाकी खर्चे भी, उनके खाते भी क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। इसके बाद हम लोग वही इस अकाउंट की सीआर साइड जोड़ेंगे, डीआर साइड सारे खर्चे, सारे इनडायरेक्ट खर्चे घटाने के बाद जो डिफरेंस आएगा उसको बोलेंगे हम क्या, ये हमारा डिफरेंस है नेट प्रॉफिट या नेट लॉस, और ये नेट प्रॉफिट नेट लॉस फाइनली बिजनेसमैन की कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। पार्टनर्स हैं तो पार्टनर्स में बढ़ जाएगा। ठीक है, अगर डेबिट साइड ज्यादा है, खर्चे ज्यादा है, तो हमारे को लॉस होगा, और लॉस होगा तो फिर हम लोग वो भी कहीं ना कहीं पार्टनर या बिजनेसमैन आपस में बांटेंगे, ले लेंगे उस लॉस को। फाइनल चीज जो हम बनाते हैं वो बैलेंस शीट।
बैलेंस शीट जो है सिंपली असेट और लायबिलिटी का स्टेटमेंट है। यहां हम उन खातों की बात कर रहे हैं, उन अकाउंट्स की बात कर रहे हैं जो या तो रियल नेचर के हैं या पर्सनल नेचर के हैं। असेट के अकाउंट रियल नेचर के होते हैं, लायबिलिटी के अकाउंट पर्सनल नेचर के होते हैं, और इन अकाउंट के बैलेंस अगले साल ट्रांसफर होते हैं, ये बंद नहीं होते, क्योंकि जितनी असेट लायबिलिटीज हैं जो इस साल हैं वो अगले साल जाएंगी, अगले साल ट्रांसफर होंगी। तो इसके लिए जो हम शीट बना रहे हैं वो है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट शो करेगी असेट और लायबिलिटी के कितने बैलेंस आपके पास हैं, मतलब कितनी असेट है, कितनी लायबिलिटीज आपके पास हैं, और ये असेट लायबिलिटी जो आपके पास है ये कहीं ना कहीं बैलेंस शीट आपको रिफ्लेक्ट करेगी कि आपके बिजनेस में आपकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, क्योंकि बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन का पता उसकी असेट और लायबिलिटी से ही लगेगा। उसके पास असेट कितनी है, लायबिलिटी कितनी है। अगर असेट ज्यादा है, लायबिलिटीज कम है, तो हम कह सकते हैं बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है। बट उसको कंसीडर और एनालिसिस करने के और भी बहुत सारे तरीके होते हैं, हमें उसके बारे में नहीं पढ़ना, हमें सिर्फ समझना है कि बैलेंस शीट क्या होती है और बैलेंस शीट से हम क्या पता लगा सकते हैं और बैलेंस शीट बनती कैसे है। तो सिंपली बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट ऑफ असेट एंड लायबिलिटीज विच शोज द बैलेंस ऑन अ पर्टिकुलर डेट। बैलेंस शीट एक पर्टिकुलर डेट पे बनती है, जैसे 31 मार्च को हमने बनाई, हम कभी बना सकते हैं, लेकिन जिस दिन हम बना रहे हैं उस दिन हमारे पास कितनी असेट और कितनी लायबिलिटी है उसका बैलेंस शो करेगी बैलेंस शीट। ये भी हमें ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर में बनके दिख जाएगी, हमें तो सिर्फ एंट्री डालनी है। ये रही बैलेंस शीट का फॉर्मेट, ये आप देख सकते हैं, ये असेट साइड है, ये लायबिलिटी साइड है। लायबिलिटी साइड में हमने सबसे पहले यहां लिख ली कैपिटल। ये मैंने अकाउंटिंग इक्वेशन में बताया था आपको कि यहां एक तो कैपिटल आएगी, कैपिटल में हमने जो प्रॉफिट था वो जोड़ लिया, जो एडिशनल कैपिटल लगी थी वो जोड़ ली, नेट लॉस घटा लिया, भाई प्रॉफिट होगा तो जुड़ जाएगा, लॉस होगा तो घट जाएगा। ड्राइंग्स अगर बिजनेसमैन ने करी है तो कैपिटल में से लास्ट में माइनस हो जाएगी। फाइनल कैपिटल बिजनेसमैन की कितनी बची वो बैलेंस कैपिटल का यहां आ जाएगा। असेट में असेट आ जाएंगी, फिक्स असेट, गुडविल, जैसे ये फिक्स असेट हेडिंग है। अब फिक्स असेट में गुडविल है, लैंड है, बिल्डिंग है, प्लांट मशीनरी, सारी फिक्स असेट है। इसके बाद आगे बात करें इसी में फॉर्मेट में चलते हुए, ये बाकी की असेट है फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट, करंट असेट में हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक, एक्रूड इनकम, प्रीपेड एक्सपेंस, डेटर, बिल्स रिसीवेबल, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड। ये पूरा स्टेटमेंट बनके तैयार हो जाएगा आपके पास कि कितनी आपके पास फिक्स असेट है, कितनी आपके पास करंट असेट है असेट साइड में। इसी तरह लायबिलिटी साइड में कैपिटल आ गई, कैपिटल के बाद लॉन्ग टर्म लायबिलिटी जैसे लोन वगैरह, इसके बाद करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी में जैसे इनकम एडवांस मिली, कोई क्रेडिटर है आपका, आपके एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग चल रहे हैं, बिल्स देने हैं या ओवरड्राफ्ट चल रहा है बैंक में, ये सारी चीजें आपके पास लायबिलिटी साइड में आ जाएगी। अब बैलेंस शीट का जो टोटल है वो आपका बराबर आएगा, क्योंकि ये बात तो हम पहले कर चुके हैं, ट्रायल बैलेंस बराबर है तो ये भी बराबर आएगा, क्योंकि डेबिट और क्रेडिट हुआ है और कुछ नहीं हुआ, तो टोटल बराबर आएगा। लेकिन आप इससे जान क्या पाएंगे, आपकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, कितनी आपके पास असेट और कितनी आपके पास लायबिलिटी है। टैली अपने आप ही बना देगा, कोई भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर इसको अपने आप बना देगा। तो इसी के साथ हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट टॉपिक खत्म होता है, जिसमें हमने सीखा ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, और ज्यादा कंसंट्रेशन हमने किस पे किया, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट खर्चों पर। वो इसलिए क्योंकि टैली में जब आप या किसी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में आप किसी भी खर्चे की लेजर बनाओगे तो उस लेजर में आपको डालना पड़ेगा कि भैया ये खर्चा डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है, और उसी हिसाब से फिर आप ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट जान पाओगे सही। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही, ये टॉपिक यहां खत्म होता है, बाकी बात करेंगे अगली क्लासेस में। थैंक यू।